गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन, जबकि रऊफ साहब भी मेरे साथ हैं और चेयरमैन PHA ने हमें ज्वाइन किया। यासिर गिलानी साहब यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और आज की सुबह बहुत अच्छी है क्योंकि हम अच्छी बातें करने जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट को अच्छा, बेहतर और लोगों के लिए फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। तो अगर देखा जाए, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए, जिनमें से कि एक CGP भी था। अब CGP क्या है? इट इज़ क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। पाकिस्तान को साफ बनाना है, हरा भरा रखना है, ये हमारा मुल्क है और इसके अंदर हम सबको पार्ट लेना है। अब इसमें हुआ ये कि मुख्तलिफ जगह पर, मकामात पर पौधे लगाए गए। अच्छा, CGP के 5 एजेंडाज हैं, जिनमें के सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, हाइजीन प्रमोशन है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है और ट्री प्लांटेशन है। अब इस पर हमारे साथ मौजूद है यासिर गिलानी साहब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सर, आप ही बताएं, क्या मैंने दुरुस्त कहा है ना? इसी तरह ही है ना? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा याद किया। एक्चुअली देखिए जी, जो पाकिस्तान जो खित्ते जहाँ पे हम मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमें क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बैलेंस के लिए है, वो ट्री प्लांटेशन है। हुआ ये है कि हमारे लाहौर शहर के साथ के पिछले 20 सालों में अगर आप स्टडी करें तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है। मैं अगर अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भी बात करूँ तो 1997 में मरदमशुमारी में 53 लाख और 2017 की मरदमशुमारी में 1 करोड़ 16 लाख, डबल से ज़्यादा आबादी हो गई। और जो आपका ग्रीन कवर है वो तकरीबन 60-70% कम हो गया, आधे से ज़्यादा कम हो गया। तो ये रिवर्स इफेक्ट हो गया, यानी जो हमारी ग्रीन कवर हम खा गए और जो लोग थे जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत थी वो डबल हो गए। तो इसको अब चैलेंज को मिलने के लिए, इसको निमटने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि प्लांटेशन की जाए। अनफॉर्चुनेटली पहले माजी की हुकूमतों में इस तरह से वो फोकस नहीं रहा। चीज़ें थी लैंडस्केप और दिखावा और खूबसूरती इस एंगल में था, लेकिन जो रियल सेंस में जो ज़रूरत थी इको बैलेंस के लिए, वो काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि 25,000 पौधे लगते थे सिर्फ 1 साल में, 5 सालों में 1,25,000 लगे। जब हम आए, देखा कि क्या ज़रूरत है, और खान साहब ने मुझे कहा कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो और वो है प्लांटेशन। हमने पिछले 2 सालों में शहर लाहौर के अंदर 10,60,000 दरख्त लगाए हैं। इंडिजिनस हैं सारे, काफ़ी बड़ी तादाद फलदार है और अपने कंट्रोल्ड एरियाज़ में लगाए हैं जहाँ पे माली, फेंस और पानी का इंतजाम मौजूद है। फिर भी चैलेंज बहुत बड़ा है, वो 60-70 लाख के करीब हमें चाहिए बैलेंस के लिए, एक स्टडी कहती है। अब ये जो तर्ज़े तरीक़ाकार है जिसका आपने जिक्र किया कि मियावाकी तर्ज़े तरीक़ाकार, जो जापानी तर्ज़े तरीक़ाकार है, ये बुनियादी तौर पे एक जापान के माहिर नबातात हैं। उन्होंने ये बताया हमें कि आप अर्बन एरियाज़ के लिए, जहाँ पे आपकी रहाइश ज़्यादा है, जहाँ पे आपके घर ज़्यादा हैं, जगह कम हो गई हैं, वहाँ पे आप एक कनाल से लेके कोई 10, 20, 50 कनाल तक आप एरिया लें। उसके अंदर इस तरीके से अपने इंडिजिनस प्लांट्स आपने लगाने होते हैं। एक कनाल पे तकरीबन 1100 दरख्त लगते हैं। अब उसमें आपने 3 फीट की पहले खुदाई करते हैं। अब बहुत सारे लोग हैरान है कि एक कनाल में 1100 दरख्त कैसे लग जाते हैं। जब हम नॉर्मल ट्री प्लांट करते हैं तो 15 से 20 फीट हमें कहते हैं कि डिस्टेंस रखें, क्योंकि जो ट्री नॉर्मल जब जाएगा तो उसने पूरी जो नेचुरल स्टेट है सॉइल का, उसमें से अपनी खुराक लेनी है। ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि 3 फीट की खुदाई करते हैं। खुदाई करके जो मिट्टी है वो बाहर निकालते हैं। फिर इसके अंदर जो पौधे की खुराक होती है वो रेडीमेड हमें ऑलरेडी तैयार करके उसमें डाल देते हैं। क्या है? कैनाल सिल्ट है हमारी, उसके बाद बगास है, गन्ने का फोक जिसे हम कहते हैं, राइस हस्क होता है, चावल का छिलका या हम उसे तो भी बोलते हैं, वो हम लगाते हैं। इसके बाद फिर और हम फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो गोबर होता है निस्बतन गला सड़ा, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट जो खुराक बन जाती है, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके तो वो 3 फीट के अंदर बेड बन जाता है। फिर उसके अंदर हम 1100 ट्रीज लेयर्स में, पहली लेयर्स में बड़े ट्रीज जो ऊपर चले जाते हैं, दूसरी में थोड़े से मीडियम साइज इनका रहता है और तीसरी में श्रब्स लगाते हैं, क्योंकि इन्हें सनलाइट चाहिए होती है कि 8 से 10 घंटे सनलाइट ज़रूर हो। सनलाइट इन्हें अट्रैक्ट करती है, नीचे से इन्हें खुराक मिलती है और इसके ऊपर मल्चिंग कर दी जाती है। उसके ऊपर हमारा जिसे हम पराली बोलते हैं वो डाल दी जाती है ताकि इसके अंदर जो नमी है वो रहे। जो पौधे को चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं नेचुरली, वो हम ऑलरेडी उसके अंदर डाल देते हैं। आपने सारा काम जो है ये मार्च से पहले करना है जी। ये 51 जो है मार्च से पहले हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे। अच्छा, और 51 में आप कितने पौधे लगाने जा रहे हैं? ये तकरीबन 1,60,000 इंडिजिनस ट्रीज होंगे। ठीक है। 51 के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए जो इंडिजिनस है। जी बिल्कुल, मतलब मैं काफ़ी अर्सा WWF में काम करता रहा हूँ और हमारी शिकायत यही होती थी कि लाहौर में जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसका यहाँ के माहौल के साथ ताल्लुक कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। जिसकी बुनियाद के ऊपर एक तो ये हुआ कि एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, दूसरा ये हुआ कि परिंदे गायब हो गए।
लाहौर से? बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि बुनियादी तौर पे होता ही है, एक तो उसमें वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसकी मेंटेनेंस बहुत बड़ी होती है, फिर असल में हमने पहली बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया कि हमारी इंडिजिनस प्लांटेशन होगी। अच्छा। और हमारा प्राइम फोकस ही, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, वो सब हम लोग शहरी देखने वाले हैं, हम अपनी चॉइस से पहन सकते हैं, गाड़ी घर अपनी चॉइस से रख सकते हैं, लेकिन इसी एक हवा में हम सबको अमीर गरीब को सांस लेना है। तो जब तक वो क्लीन नहीं होगी तो हमारी इफेक्ट क्लीन नहीं होगा, हमारी ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी, मेंटल आपकी फ्रेशनेस उस तरह से नहीं होगी। सो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम इस काम की तरफ जाएं, तो हम इंडिजिनस की तरफ जा रहे हैं, अच्छा। फलदार की तरफ जा रहे हैं। और एक टैगलाइन मैं कहता हूं कि जब से हमारी कोशिश है, कोशिश करेंगे कि शहर लाहौर को इसके चाहते हुए परिंदे वापस करें। जबरदस्त। अच्छा यासिर साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद से हरमीत सिंह भी मौजूद है। हरमीत, कोई सवाल? जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब से ये पूछना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है खान साहब की जानिब से जिस तरह दरख्त लगाने की, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शहरों की अगर बात करें तो व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रही है ये बड़ी ख़तरनाक है। खान साहब ने 2019 में कहा था कि हम यूरो 2 से यूरो 4 पे जाएंगे, 2020 गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। अभी अगर हम देखें तो पूरी दुनिया यूरो 5 यूरो 6 की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो अभी भी हम यूरो 2 पे 23 साल गुजर गए। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि हमें अब बदलना होगा? हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कमियां हैं उनको क्यों एतराज़ात हैं? हिंदुस्तान भी यूरो 4 पे चला गया है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं पूरी दुनिया में उसको पजीराई भी मिल रही है, बल्कि कई ममालिक में तो ये हो रहा है कि वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत से चलने वाली गाड़ियों पे टैक्स ज्यादा लगाया गया, इसलिए लोग जाके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ठीक है, असल में इसमें 5-6 फैक्टर्स बड़े अहम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इको बैलेंस के लिए आपका ये है कि आपकी कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रही है, फिर इसके अंदर आपके जो ग्लेशियर्स का पिघलना भी शामिल है, फिर आपके इसके अंदर आपका जो है वो सैनिटेशन ठीक नहीं है। तो कार्बन एमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको बैलेंस करने के लिए, साफ़ करने के लिए ऑक्सीजन की, कार्बन जो है ना, ऑक्सीजन हम ऐसी चीज़ें पैदा करें जो ऑक्सीजन ज़्यादा दें, ऐसी चीज़ें लगाएं। कार्बन एमिशंस में आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, आपके भट्टे हैं, आपके जो है वो गाड़ियां हैं। बिल्कुल इसमें मेरा ख्याल है पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, और आपको पता है कि ये फौरी तौर पे होने वाली चीज़ नहीं है। जो सबसे इजी वे था, जो टास्क था, जो फौरी तौर पे किया जा सकता था, वो प्लांटेशन थी। हमने उसके ऊपर तो एक्सेसिवली काम कर रहे हैं। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसी एक साल में 1 अरब लगाने का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा मैं खुद मोनीटर करूँगा। दूसरी चीज़ थी जो आप बात कर रहे हैं, यूरो 5 के ऊपर भी फवाद साहब इसके ऊपर भी अब काम कर रहे हैं, उन्होंने भी, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर माजी के मुकाबले में बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हुआ है। अब बहुत सारे टर्मिनल्स बन भी गए हैं, और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, मेरा ख्याल उन्होंने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई 1 साल का टारगेट भी है कि यूरो 5 के ऊपर वो शिफ्ट के हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों में बढ़ सकते हैं। हमारे प्लेयर्स ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा मेंटली आगे जाएंगे, ज़हनी ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसमें हर डिपार्टमेंट से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना सिर्फ हुकूमती लेवल पर बल्कि खुद ब खुद पौधे लेकर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ये इकदाम पसंद आया है। एनवायरनमेंट को बेहतर करना ये लोग खुद भी चाहते हैं। अच्छा यासिर साहब, इसमें हमने ये भी देखा है कि मियावाकी, क्या कहते हैं इसको? मियावाकी, डॉक्टर कीरा मियावाकी उनके नाम से याद। अच्छा, तो ये जो पौधे हैं अपनी मतलब बाकी पौधों से ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, और लिबर्टी में भी 1 साल पहले ये तजुर्बा हुआ। तो क्या कहेंगे, कितनी देर का टारगेट है इसका? अच्छा, इसमें ये होता है, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया, कि इसमें ये होगा कि ये जो पौधे हम लगाएंगे इनकी ग्रोथ कन्वेंशनल के मुकाबले में 10 टाइम्स फास्टर है। अच्छा, 10 टाइम्स अगर इसके पूरे SOPs को फॉलो करें, और हम इसमें 51 जंगल जो लगा रहे हैं इसमें सारे SOPs को फॉलो कर रहे हैं। ग्रोथ जब 10 टाइम्स से ज़्यादा होगी तो इसकी ऑक्सीजन की जो एमिशन है वो 30% ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इसीलिए हमने इसको अडॉप्ट किया कि ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमने बताया, अभी बात भी कर रहे थे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड 40% ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो चौथी चीज़ इसमें आ गई, बायोडाइवर्सिटी है वो 100 टाइम्स ज़्यादा इसमें क्रिएट होती है। उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीज़न भी है, हर जानदार को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी जान को ख़तरा ना हो। तो जब ये 1 कनाल पे, 6 कनाल पे, 10 कनाल पे जंगल है, चारों तरफ से दरख्त हैं, तो इनर साइड बड़ा एक सेफ इन्वायरमेंट होता है उनके लिए, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी 100% ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जब कैलकुलेशन करते हैं सारे फैक्टर्स को, तो ये 22 टाइम्स ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो हमने इसीलिए इसको अडॉप्ट किया है, और 3 साल के बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है। आपने 2-3 साल इसकी केयर करनी है, जब इस साइड पे चले जाएंगे फिर इसकी कोई रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट अपनी खुद लेनी शुरू कर जी। फिर तो ये जरा थोड़ा सा और बता दें ताकि लोगों के लिए भी हो। आपकी ज़ाहिर ट्री प्लांटेशन कैंपेन भी साथ ही शुरू हो जाएगी, बाहर का मौसम है, बाहर में लगती है। आप कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं, लोगों को कौन से लगाने चाहिए? अगर अपने घरों में करेंगे लोगों ने, बाहर में पौधे लगाने हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी ये कोशिश है। पहले एक मैं अगर इन्होंने जो बात की इंपॉर्टेंट, अगर मैं उस पर अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि लोग इसमें करना चाह रहे हैं और पार्टिसिपेशन लोगों की बड़ी ज़रूरी है। जो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि टॉप से शुरू किया, हमने जो 10 लाख पौधे लगाए इसमें गवर्नमेंट का फंड हमने नहीं लगाया, इसलिए वाकई के लिए हमें उस्मान गुजार साहब ने फंड्स दिए। अच्छा। लेकिन जो बाकी दरख्त थे हमारे, वो सारे के सारे हमें लोगों ने, हमें लाहौर चैम्बर ने सपोर्ट किया। अच्छा। और बहुत सारे इदारे हैं जिनके पास हम गए, लोग आपके वाली बात है कि करना चाह रहे थे लेकिन कौन जाए, कौन मिट्टी खोदे, कहाँ से पौधा। सो उन्होंने हमारे साथ अप्रोच किया, हमने मिलकर ये पौधे लगाए हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई 100 से ज़ायद इकसाम है हमारे जो बिल्कुल नेचुरल हैं। जामन है जिसके अंदर आपके अंदर मोलसरी है, कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिनका, अब ये डिपेंड करता है कि जिनका साइज और फॉलिज बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें नीचे से काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। जगह अगर आपके पास तंग जगह है, फिर आपने ऐसे दरख्त लगाने जिनकी जड़ें सिर्फ नीचे को जाती हैं। रोड साइड ट्रीज और तरह के होते हैं जो, सो इसमें मुख्तलिफ किस्म, बोटल ब्रश है और इस तरह की बेशुमार इसकी आपकी जो है नीम है हमारी, वो जो बड़ी ट्रेडिशनली है, उसकी 3-4 टाइप्स हैं। तो ये सारे के सारे हम कोशिश करें कि अपने इंडिजिनस लगाएं और कोई एक छोटा फलदार दरख्त चेयरमैन साहब, अगर हम देखें तो ज्यादा लाहौर में सोसाइटियां भी बन रही हैं, काफी सोसाइटियां बन रही हैं, तो क्या उनके लिए भी, क्योंकि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तब उन्होंने मरी में जो सोसाइटियां थी या दीगर जो सोसाइटियां थी उनको एक लायमल दिया था कि भाई आप लोगों ने इतने इतने प्लांट्स जो है लगाने हैं, उसके बाद आप लोगों को इजाजत मिलेगी। तो क्या आप लोग भी इसी तरह सोसाइटियों को कोई लायमल दे रहे हो कि भाई आप जिस तरह कटिंग कर रहे हो दरख्तों की, तो आप लोगों ने इतने दरख्त लगाने होंगे तब जाके आप लोगों को इजाजत होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंडर आ जाता है। जैसे लाहौर में एलडीए है और एलडीए ने इसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने घरों के हवाले से भी कहा है कि घर 5 मरले के घर में 1 पौधा और 10 मरले के घर में 2 पौधे ज़रूरी हैं। लेकिन जो सोसाइटीज़ की बात है, इसके अंदर अब कानून मौजूद है और उसके अंदर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि कोई 7% के करीब है जो आपने ग्रीन एरिया छोड़ना है। अच्छा। उसमें PHA क्या करता है कि एलडीए हमें जो भी कोई उनके पास, क्योंकि जाहिर है उनके पास स्कीम आती है कि कितने एरिया में ग्रीन उन्होंने बनाने हैं, घर बनाने हैं, वो हमारे पास भेजते हैं। PHA उनको फाइनल करके रिकमेंड करके देता है कि हाँ इन्होंने इतनी जगह छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। वो 7% की जो उनकी फाइनल करने का सर्टिफिकेट है या बताने का, वो NOC PHA देता है। उसके बाद वो डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाउसिंग जो अथॉरिटी है, जो प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटी है, वो खुद से करते हैं। यानी उसमें मेंटेन उन्होंने खुद करना, ये नहीं होगा कि एक प्राइवेट अथॉरिटी है तो उसके अंदर गवर्नमेंट का इदारा जाके वहाँ पे उनको फंड करना शुरू कर दे। वो करना उन्होंने होता है, तो रेगुलेट इसे PHA और LDA करती है। अच्छा, ये देखिए, इतनी ज़्यादा कोशिश के बावजूद जैसे आप बता रहे हैं, अब चाहे मादी की गलतियाँ हो, कुछ भी हो, लाहौर इसको कहा जाता है 2nd मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो वो उसको कैसे रिवर्स किया जाए? अब मतलब एक तो पौधे आप लगा रहे हैं, लेकिन और तरीक़ेकार इसके अलावा क्या होना चाहिए? तो सब इसमें शहरों के अंदर अनयूजुअल है। मैंने अपनी ज़िंदगी में फरवरी में इतनी स्मॉग नहीं देखी, बड़ा अच्छा मौसम होता था। और अभी बल्कि कल रात को भी ऐसी थी कि आप शायद इजी फील भी नहीं, एक तो नजर नहीं आ रहा था, नजर भी नहीं आ रहा और आपको सांस लेते हुए थोड़ा सा जलन सी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम तो यही जैसे बताया कि प्लांटेशन है। दूसरा फिर यह था कि जो शहर के अंदर आपकी जो एमिशंस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो भट्टे हैं, वो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ओवरऑल भी इन्वायरमेंट है। अब होता है क्या, देखिए जब आपके इर्द गिर्द, शहरों के इर्द गिर्द जो जंगल थे आपने बड़े जंगल जो थे वो ख़त्म हो गए। अब ये होगा कि जब एक एरिया में बड़ा जंगल लगता है, वो इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है? उसके अंदर ठंडक होगी, टेम्परेचर कम होगा, दरख्त करीब है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ज़मीन पे नहीं आ रही है, वो दरख्त उसको रोक रहे हैं और बल्कि उनको फ़ायदा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं फैक्ट्री तेज़ी से चलती है, लेकिन नीचे सारे एरिया में ठंडक होगी। अगर जंगल से बाहर वाला एरिया, वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि वो हमारी असफाल्ट की रोड होती है तो हीट ज़्यादा होती है। तो आप इसको समझते हैं कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, हवा लाइटर होके ऊपर उठ जाती है। जब वो हवा ऊपर चली जाएगी तो जंगल वाली साइड है जहाँ पे निस्बतन दरख्त हैं, वहाँ पे हवा ठंडक है, टेम्परेचर कम है, तो वो जब हवा ऊपर जाती है, यहाँ से हवा निकल के उसकी स्पेस लेने के लिए इस तरह से जाएगी। तो ये एक सर्कल बनता है। अच्छा। ये जो सर्कल होता है, हवा का जो सर्कल होता है, जिसमें से आपकी फ्रेश एयर जाती है तरफ जाके, तो इसके लिए बड़ा जरूरी यही था कि आप इस तरह की पॉकेट्स डेवलप कर दें, जिसकी वजह से बाज़ आंधी और तूफान भी पैदा होते हैं। ये बैलेंस के लिए था, क्योंकि अदरवाइज तो वो आपकी फिर हॉट एयर है और सारे का सारा आपका ह्यूमिड सिनेरियो बन जाएगा। ये जंगलों की वजह से ये आपका जो हवा चलती है, और अगर एक दफ़ा आपकी एयर मूव कर जाए तो टेम्परेचर में सूदिंग इफेक्ट आ जाता है और वो फ्रेश एयर आपकी मूव करे। तो ये जंगलों का, दरख्तों का ना होना इसका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये रीज़न है। और दीगर 4-5 और चीज़ें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, और शहरों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग नहीं होती है। होता ये है आमतौर पे शहरों के अंदर ये होता है कि जहाँ पे आपकी फैक्ट्री उस जगह पे लगाई जाए जहाँ पे आपका 80% स्टाफ नियरेस्ट हो। अगर आपने 20 किलोमीटर शहर में आना है और हर किसी ने मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे धुआं छोड़ते हुए आना है, तो ये बहुत सारा एक इफेक्ट है। सो ये एक अर्बन डिजाइन होता है आपका। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शहरों के डिजाइन में कभी इतना काम नहीं हुआ। और लाहौर में
हमने हुआ ये कि सारे इर्द गिर्द के एरिया को पता था कि सबसे अच्छा स्कूल लाहौर में है, हॉस्पिटल लाहौर में है, रोजगार लाहौर में है, तो उसकी तरफ आए। लेकिन यहाँ पे प्लान नहीं था। जब प्लान नहीं था फिर आप देखें ना, आप ट्रैफिक सिर्फ ईज कर दें, ठीक ये है। ट्रैफिक अगर आप ईज नहीं करेंगे हमने, तो आपके मिशन हमने ये ज़्यादा देखा है कि इमरान खान साहब के एजेंडाज में ट्री प्लांटेशन शामिल है, और इसमें सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि अवाम की दिलचस्पी भी शामिल है, और अगर सब मिलकर इस नेक अमल में हिस्सा लेंगे तो यकीनी तौर पर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है इसे रिवर्स किया जा सकता है। एयर इंडेक्स पे पाकिस्तान अगर दूसरे नंबर पर लाहौर अगर दूसरे नंबर पर मोस्ट पोल्यूटेड है तो फिर वो भी ठीक हो सकता है। आप हमारे शो में आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे बात सेनेट इंतखाबात की। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले सेनेट इंतखाबात की, तो पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसमें कि कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं और तकरीबन 170 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये सबमिट करवाए हैं। अब इसमें मामला ये है कि KPK से हमारे पास 51 है, बलूचिस्तान से 41 है, पंजाब से 29 है और सिंध से 39, जबकि इस्लामाबाद से 10 उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। और इब्तदाई जांच पड़ताल के बाद वो जारी कर दी जाएगी और फिर 3 मार्च को इलेक्शंस होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पिलडैट, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, कैसे हैं आप? Thank you very much, and especially very nice to see Rauf Saab after a very long time. थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। आप उम्मीद है अच्छे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी बिलाल साहब, यहीं से शुरू करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो फैसला ये नहीं किया कि ओपन बैलेट होगा या सीक्रेट बैलेट होगा। आज भी उन्होंने बुलवाया हुआ है। जो टिल्ट लग रहा था कल का गुफ्तगू का, वो ये लग रहा था कि वो शायद सीक्रेट बैलेट पे ही जाए, और तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो ये थे कि इसको यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन बिके ना, जिस तरह से पहले वोट बेचे गए थे उस तरह से ना हो। इसके मुताबिक अगर हो तो आपके ख्याल में मुतमईन हो जाएंगी सारी पार्टियां, खासतौर पर PTI भी? मुझे नहीं लगता कि सारी पार्टियां किसी भी चीज़ पे मुतमईन हो पाएंगी, क्योंकि हर पार्टी की अपने कुछ कंसर्न्स भी होते हैं और हर पार्टी की अपनी सियासत भी होती है। तो सियासी कंसर्न्स को सेटिस्फाई करना अदालतों के लिए मुमकिन नहीं होता। उन्हें वही काम करना चाहिए जो सही हो। मुतमईन करने की कोशिश तो बेकार होगी। अच्छा, ये फरमाइए कि एक तरीक़ेकार तो ये है कि जो इलेक्शन है इस तरीके से हो, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कोशिश करती रहती है कि बेहतर से बेहतर की तरफ जाया जाए। बहुत ज़्यादा मतलब ये आ रहा है कि आगे चल के इसको उसी तरह से इलेक्शन करवाया जाए जैसे बाकी इलेक्शन होते हैं, कि लोग डायरेक्ट मुंतखब करें। तो उस हवाले से कुछ काम है या मतलब आगे आने का इम्कान है इस तरह की कोई चीज़ का? देखिए, अगर आपका मुराद डायरेक्ट इलेक्शन से ये है कि जिस तरह से लोग MNAs को मुंतखब करते हैं उसी तरह सेनेटर्स को करें, तो वो मुझे ज़रा इम्प्रैक्टिकल इसलिए लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज़ होगा, ऑलरेडी आप देखिए कि हमारे 6 से 7 लाख आबादी होती है एक नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो इसकी जो आबादी होगी उससे को तकरीबन 7-8 गुना होगी जो सेनेट की होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और किस तरह से फिर लोग उसके ऊपर अखराजात कर सकेंगे और किस तरह से उसको मैनेज कर सकेंगे। और फिर यही नहीं होगा, बल्कि अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे तो फिर सेनेट को आपको मज़ीद पावर्स भी देनी होंगी। तो यूँ आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको भी तब्दील करना होगा, क्योंकि इस वक्त एक बैलेंस मौजूद है सेनेट और कौमी असम्बली के दरमियान इख्तियारात का। चूँकि हमारी एक फेडरेशन है तो इसलिए कुछ इख्तियारात कौमी असम्बली को हैं। मसल ये कि बजट पास करने का इख्तियार सिर्फ कौमी असम्बली को है। अब अगर ये तब्दील होगा, डायरेक्ट इलेक्शन हो गए सेनेट के, तो फिर बजट का इख्तियार भी सेनेट को उसी तरह से देना होगा जिस तरह कौमी असम्बली। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बैलेंस को डिस्टर्ब करना चाहिए। ये पिछले 47 ईयर से चल रहा है सिलसिला, इसको मेरे ख्याल में चलने देना चाहिए। अलबत्ता ये जो लोग पैसे लेते पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ये काम
बदकिस्मती से नहीं कर रही। बिल्कुल। यही कल के सवालात जो थे सुप्रीम कोर्ट के जजों के थे, मेरे ख्याल उसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अहमद बिलाल साहब, हम ये देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को यकीनी तौर पर इस पर काम करना चाहिए, और इसी पर एक आम शहरी ने केस भी फाइल किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले में जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, इन चीज़ों की जिनका भी आप भी जिक्र कर रहे हैं। और अब अगर हम देखें तो वैसे आपसी इनके उम्मीदवारों की अगर बात करें, आमिर लियाकत को अगर देखें तो वो कहते हैं वो हफीज़ शेख को वोट नहीं देंगे, फिर फैसल वावडा का मामला भी सामने आ गया, कहीं पर इनमें इत्तेफाक नहीं नज़र आता। अगर ये एक हो जाएं तो फिर चीज़ें और भी अलग अलग एक सिनेरियो हो सकता है। देखिए, ये सबको एक होना ज़रूरी नहीं है और ये मतलूब भी नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है इलेक्शन की हमारी मौजूदा स्कीम ऑफ थिंग्स में। इसीलिए लेजिस्लेटर्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट दें, उनको अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना लाजिम नहीं है। ये उन चीज़ों में से नहीं है जिसकी वे ऊपर वोट देते हुए उन्हें पार्टी की हिदायत पे लाजमी अमल करना है, नहीं करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो 4 चीज़ें बिल्कुल सेपरेटली आइडेंटिफाइड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सेनेट के अंदर अपने किसी उम्मीदवार को वोट देना उनमें से एक नहीं है। इसलिए अगर आमिर लियाकत साहब को ये पसंद नहीं है उम्मीदवार, तो उनको ये पूरा हक हासिल है कि वो उसको वोट ना दें, और यही हालत बाकी तमाम उम्मीदवारों की भी है। अच्छा, अहमद बिलाल साहब, हरमीत आप कुछ कहना चाह रहे हो? हमारे साथ हरमीत मौजूद है। नहीं, आप पूछें सर, पूछें। अच्छा, अहमद बिलाल साहब ये फरमाइए। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, सियासी से सवाल सा है बिलाल साहब। अगर हम देखें तो पीडीएम के जो मुत्तहिदा उन्होंने जो नाम दिया यूसुफ रज़ा गिलानी का, तो इसमें अगर हम देखें तो अगर ये जीत जाते हैं तो क्या मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं पीडीएम का? क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी कंपटीशन इस सीट पे चल रही है। अगर गवर्नमेंट मोहम्मद हफीज़ साहब के हवाले से है तो इस वक्त जो है मुत्तहिदा पोजीशन रज़ा गिलानी के हवाले से काफ़ी सरगर्म है। ये तो मैं समझता हूँ कि अगर हफीज़ शेख साहब हार जाते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा कौमी असम्बली में, और इससे आने वाले दिनों में बहुत गहरे असरात होंगे। क्योंकि इसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली में हुकूमती जो हुकूमत को सपोर्ट करने वाले मेंबर्स हैं उनकी तादाद अक्सरियत में नहीं है। इसकी इम्प्लिकेशंस ये हैं कि उसके बाद फिर सदर साहब को भी इखलाकी तौर पे मुतालबा करना चाहिए वज़ीर आज़म से कि वो अपने लिए नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अगर वो ना लें तो एक कोशिश हो सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की। और उस सूरत में मैं समझता हूँ चूँकि फ़र्क पहले ही बहुत थोड़ा है, 13 लोगों का फ़र्क है, और उसमें वो उनके जो लेजिस्लेटर्स हैं जो एलाइड पार्टीज़ के हैं उनकी भी बड़ी तादाद है। तो मुझे लगता यह है कि उसके बाद फिर हुकूमत का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे होगा, क्योंकि हफीज़ शेख साहब खुद भी एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है, हुकूमत के वज़ीर ख़जाना है। अगर वो हार जाते हैं और उनके मुखालिफ कैंडिडेट जीत जाता है तो ये तो बहुत बड़ा अपसेट होगा। अच्छा बिलाल साहब, ये फरमाइए कि किस तरीके से रोका जाए कि अभी भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात ये लग रहे हैं कि अरबपति लोग जो हैं उनको सेनेट के टिकट दिए गए हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल तो ख़ास तौर पे ऐसी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं और फिर ख़बर भी ये चलती है कि बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे चलता है। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं, लेकिन इस तरीके को इंश्योर कैसे किया जाए? कोई तरीक़ेकार आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि बनाया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर शफाफ हो सके इलेक्शन? देखिए, ये इलेक्शन शफाफ होने का अगर मतलब ये है कि ये पता चल सके कि किस लेजिस्लेटर ने किस शख्स को वोट दिया है, तो वो मेरे ख्याल है वो शफाफियत तो रिक्वायर्ड और डिज़ायरेबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह हम आम इलेक्शनों में वोट देते हैं, हम जब वोट डालने जाते हैं तो हमारी राजदारी एक बहुत अहम हिस्सा होती है और हम नहीं चाहते कि ये पता चले कि हमने किसको वोट दिया है। लेकिन अगर आपका मतलब ये है कि प्रोसेस शफाफ होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन के रूल्स पे अमल हो रहा है, उनके कानून पे अमल हो रहा है, तो यस, ये तो होना चाहिए। और देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह का अमल करते हैं कि पैसे लेके वोट दें, लेकिन वो पूरे अमल को मशकूक करते हैं और सबको बदनाम करते हैं। तो अगर ये मिसाल के तौर से जैसे अब ये वीडियो सामने आई है, तो इलेक्शन कमीशन को ये वीडियोज़ इकट्ठी करनी चाहिए और इन लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और अब भी अगर उनके खिलाफ कोई केस आता है तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलाना चाहिए
और इनको एग्जाम्पल बनाना चाहिए। पकड़ा एक आध जाएगा, लेकिन एक आध को अगर आप एग्जाम्पल बनाएंगे तो फिर बाकी लोग इसके बारे में मोहतात हो जाएंगे। और दूसरी फिर चीज़ ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा काबू इस तरह से पाया जा सकता है कि पार्टियां अपने लोगों को जब टिकट दें, मतलब जिन लोगों पे शक किया जा रहा है कि वो पैसे लेके वोट देंगे, जब आप उनको टिकट देते हैं सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए या कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए, तो तब आप गौर करें कि ऐसे लोग हों जो कैरेक्टर वाले हों, जो पैसे लेके अपना ज़मीर ना बेच दें। पार्टियां इन चीज़ों का ख्याल करें। अगर वो ये ख्याल करेंगी टिकट देते हुए कि एक अच्छे साफ सुथरे अच्छी शोहरत वाले लोगों को वोट दें, तो फिर शायद उनको ये कल ये खजालत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उनकी मर्जी के खिलाफ वो पैसे लेके किसी को भी वोट दें। तो ये एक प्रोसेस है जो इवॉल्व होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, लेकिन ये देखिए ना कि जिस वक्त बिलाल साहब, हमने देखा कि अगर मैं बात करूं पैनामा के हवाले से या ब्रॉडशीट के हवाले से, तो एक आज़ादाना कमेटी के हवाले से भी बात हुई और कमेटियां बनी, लेकिन इस वक्त ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर हम देखें कि लोग पैसे ले रहे हैं, वो लोग जो नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने वोट दिया है, ऐवानों में भेजा है, लेकिन वो जाके उनकी ज़मीर की बोलियां लगती हैं। तो ऐसे में कमेटी जो बनी फवाद चौधरी साहब, उसमें हुकूमती लोग हैं, तो आप देखें कि परवेज़ खटक साहब का नाम आ रहा है, उसमें दीगर लोगों का नाम आ रहा है, असद कैसर साहब का नाम आ रहा है, बल्कि वीडियो में बार बार उबैदुल्लाह मयार साहब तो ये इतराफ़ कर चुके हैं कि ये पैसे हमें परवेज़ खटक साहब के कहने पे हमने लिए। तो आप नहीं समझते कि आज़ादाना एक कमेटी होनी चाहिए जो तहकीकात करे, पहुंचे इस तक कि ये क्या मामला थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो कमेटी इस वक्त बनी है, ये तो इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये कमेटी तो मिनिस्ट्रियल कमेटी है। वज़ीर आज़म चाहते तो ये मामला सीधा FIA के हवाले कर देते, मिनिस्ट्रियल कमेटी के थ्रू जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप आज़ादाना तहकीक कराना चाहते हैं तो जाहिर है उसके लिए ये कोई जुडिशल कमेटी बनानी पड़ेगी, कोई आज़ाद जज को मुकर्रर करना पड़ेगा, और शायद एक से ज़्यादा जजों को मुकर्रर करना पड़ेगा जिस पे लोगों का एतमाद हो। तो जब तक वो नहीं होगा ये सही लोग, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है वो कह चुके हैं कि हमें तो पैसे उस वक्त के वज़ीर आला ने खुद दिए थे डेवलपमेंट बजट के नाम पे और उस नाम पे कि आपने अगला इलेक्शन लड़ना है। तो उसको अगर आपने सही तरह से जज करना है तो एक डिफरेंट किस्म की कमेटी की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आप हमारे लिए वक्त निकाला और बात बिल्कुल दुरुस्त और पते की है कि जुडिशल कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, जबकि हुकूमती वज़रा पर मबनी एक कमेटी तश्कील दे दी गई जो कि सेनेट इंतखाबात और हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला पेश आया था उस पर तहकीकात कर रही थी। अगर जुडिशल बना दी जाए तो चीज़ें जो हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, इलेक्शंस को शफाफ बनाया जा सकता है आने वाले वक्तों में। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और करेंगे महंगाई की बात, जिसने सबको तंग किया हुआ है, सब परेशान है। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हमने अब करनी है महंगाई की बात, जिसने किया हुआ है सारे अवाम को परेशान। आप समझ गए होंगे, रऊफ साहब हर बार मेरी ना इस एक वर्ड पे करेक्शन कराते हैं कि ये क्या कहने जा रही है, लेकिन ये है कि हमारे अवाम। हाँ, अच्छा, लेकिन हरमीत से अगर बात करें, हरमीत तो कुछ वक्त पहले, 2 दिन पहले शायद हमें इसने ऑर्गेनिक बाजार का विजिट करवाया था, जहाँ पर सब कुछ बहुत मयारी था। हरमीत, वहाँ की प्राइसेस के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो इकोनॉमिकल थी? वहाँ पर लोग जो आ रहे थे वो शिकायत तो नहीं कर रहे थे? नहीं, उसमें ज़्यादा जो यूरोपियन लोग थे, तो जाहिर बात है वो लोग थोड़े से इन चीज़ों में थोड़े से हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा हमने नहीं लेना, थोड़े बहुत पैसे हैं तो हम रख लेंगे। अच्छा। लेकिन बात यह है कि जाहिर बात है कि हम जाते हैं जहाँ पे हम जाए ना, बाज़ारों में, सब्जियों में, जहाँ भी, हर बंदे ने ना 10 और 15 का अपना एक मार्जिन रखा हुआ है। मैं परसों एक रेडी से टमाटर ले रहा था, तो उसकी प्राइस जो थी वो एक अलग, दूसरी रेडी से वाले से मैंने पूछा तो वो कहता है भाई ये 55 के हैं, दूसरा कहता है 50 के। तो हर एक बंदे ने अलग अलग ना फर्क रखा हुआ है। और अगर जाहिर बात है कि अगर मैं लोगों की बात करूं, की बात करूं, तो हर दिन हमें कोई खुशखबरी नहीं मिलती है। अच्छा, बस इसी की बात करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, मैं जरा के उनसे पूछते हैं, महंगाई जिसने हर एक को तंग किया हुआ है, हर एक को परेशान किया हुआ है, चिकन से लेके सब्जियां, दालें, हर चीज महंगी हुई है, ऑयल महंगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके साथ भी कोई खड़े हैं, जरा बताएं ना सूरत हाल क्या है बाजार की? आप बाजार में भी देख रहे हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल है, लोग कितने परेशान हैं? जी बिल्कुल,
जी, महंगाई की वजह से आवाम जो पहले ही परेशान थी और मज़ीद परेशान हो रही है, क्योंकि कीमतें दिन ब दिन उनकी इजाफा होता जा रहा है। जो चिकन जो गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन 250 रुपये था, वो इस वक्त 300 रुपये पर पहुँचा हुआ है। अच्छा। जो कुकिंग ऑयल है वो भी इसी तरह 300 से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। गुज़श्ता हफ्ते भी हमने मामला उठाया था पब्लिक मॉर्निंग में, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से जो इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे, जो मार्केट में आके चेकिंग करते थे, वो बिल्कुल गैर फाल हुए थे, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया और उनको मुअत्तल किया, जो ताहाल इस वक्त मुअत्तल है। और इसकी वजह ये है कि अब इस वक्त मंडियों में हर एक ने अपना अपना रेट लगाया हुआ है। कोई 50 रुपये पे बेच रहा है, कोई 55 पे, कोई 60 पर। हमारे साथ सारे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सही अन्नी हो गई है, गरीब आदमी की करे। मैं खुद मैं अपनी मिसाल देना है, मैं 750 रुपये दिहाड़ी लेना है, बिल लेने तो अन्ने आ रहे हैं। सूई गैस नहीं आ रहा हूँ कि मैं चूल्हा चलाना है तो 1200 बिल आया, मैं दसो मैं कितों देवां। हूँ बिल लेने ने बिजली दे आ रहे हैं, ऐनी चलाते नहीं, असी कितों देइए। असी तुसीं ये देखो ना, गरीब आदमी जो बिल्कुल मर गया। असी ये नहीं मानते असी हुकूमत के हक च गए हाँ, हुकूमत के हक, हुकूमत को खुद वोट दिता असी और इमदाद है गए असी। लेकिन इन्होंने खुद सोचना चाहिए कि गरीब आदमी की करे, कितने जावे। और मैं बीमार हाँ, जैसा कि दवाई लैन आपने जाना सुना कि वो कह रहे कि गरीब आदमी जो नहीं, पहले मुस्तंसर अभी पूरा नहीं सुना। एक दफा उन्हें ऊपर गुफ्तगू कर लेने तो हम भी देखें कि वो अपने कितने दुख का इजहार करना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं मैंने वोट लिया। जरा पूरी बात सुनो उनकी। और मेरा लैन गया 200 रुपये डॉक्टर लेता है। अगर दवा लेती थी मेरे को एक दवा लियांदी है, मैं अगर चौथी दवा लियान काबल नहीं गा। हूँ दसो मैं की करा, किनू जाके कवां कि जी हाजी साढ़े हालात हो जाएगा ना, मेरा मकान फटिया पिया, मैं वो नहीं बनवा सकता। जो सुनामी आई सी, जलदल आया सी, मेरा उदों मकान फटिया पिया, मैं नहीं बना सकता, मेरी सतक नहीं। मेरा कमान वाला कोई नहीं, मैं खुद कमान वाला कराँगा तो खावांगा। हूँ जितने मैं 3 हफ्ते हो गए वेला बैठा है, पता नहीं मैं किस तरह गुजारा करना पिया। उतों बाढ़ बीमारी तो नहीं जाती पई, दवाई हत्थ चुक दी दवाई ने। जी चीज़ 100 रुपये लेने ना और 300 की हुई है, की करिए उत्थे गरीब आदमी की। जरा दुकानदारों से मुसलसल मैं बात करके अपील देखो। करने वज़ीर आज़म साहब नूं कि खुदा दा वास्ता कोई गरीबां दा सोचो, कोई साढ़े वेले मातरा दा सोचो। असी नहीं तो मर जाएंगे तो फिर ठीक रहोगे। असी वो बंदे है हाँ, असी खुद ताड़ी पार्टी नूं, मेरी वालदा ने अज तो 10 साल पहले 2 तोले सोना हैगा जी, ताड़ी क्यादत च दिता सी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना था कि हमारी वालदा ने 2 तोले सोना उनकी जमात को दिया था। और इसी तरह महंगाई की वजह से उनका कहना है कि हमारे जो मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़े हैं। हमारे साथ एक और मौजूद हैं, सारे उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से और क्या अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, चीनी जो 50-60 रुपये थी वो 100 रुपये नहीं मिल रही है, आटा थोड़ा 1000 रुपये का आटा नहीं मिल रहा है, तेल महंगा हो गया, कभी चीनी महंगी होगी, कभी कुछ महंगा हो गया। घी देख लो, शान का घी कभी 160 रुपये का था वो 250 का मिल रहा है। सूफी का टीन 25 रुपये का था वो 45 में चला गया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हुकूमत के चाहिए तेल सस्ता करे, तेल बहुत महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, गैस आ नहीं रहा है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली बहुत महंगी हो गई है, गैस बहुत महंगा हो गया है। हुकूमत का कंट्रोल करे इस पर, तेल सस्ता करे, तेल सस्ता हो सारी चीज़ सस्ती हो जाएगी। कंट्रोल करे, पेट्रोल कमेटी बनाए और उसको चेक किया जाए बार बार, ये कौन महंगाई कर रहा है, कैसे महंगाई कर रहा है, कौन पैसा खा रहा है, कौन कैसे कर रहा है। महंगाई करने वाले लोग खा रहे हैं और लोगों की मंथली चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए। मुस्तंसर, अगर जिस तरह आपने कहा कि पब्लिक न्यूज़ ने जब बात की महंगाई के हवाले से तो नोटिस लिया गया खान साहब की जानिब से, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि जो प्राइस लिस्ट पीछे लगी होंगी हर दुकानदार के पास, कोई प्राइस कंट्रोल करने वाले, कोई इंतजामिया का कोई कारकुन यहाँ पे मौजूद है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखें टमाटर की प्राइस अलग लिखी होगी लेकिन बेचा जाएगा उसको अलग प्राइस पे। कोई है इस वक्त? आपने कहा कि नोटिस खान साहब ने तो लिया है, लेकिन कुछ मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मंडी के इस वक्त हम टाउनशिप बाज़ार के अंदर खड़े हैं और मेन मंडी है। इस वक्त सुबह का टाइम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के जो एहलकार हैं कहीं नज़र नहीं आ रहे। हर एक ने अपने अपना रेट लगाया हुआ है, कोई 25 रुपये किलो टमाटर बेच रहा है, कोई 30 रुपये और इसी तरह कोई 40 रुपये तक, और उनको चेक करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से अवाम शदीद परेशान है। और इसी तरह जब यहाँ मंडी से सामान निकल के गली मोहल्लों तक जाता है तो वो 50 रुपये तक चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सिर्फ रोज़मर्रा की अशिया की अगर उसमें फ्रूट की बात की जाए,
फ्रूट भी इसी तरह वो अपनी कई गुना कीमतें बढ़कर बेचा जा रहा है, और जो ताजर हैं वो खुद साख्ता उसमें महंगाई की हुई है और उनको चेक करने वाला कोई नहीं। और अवाम की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इसको फौरी तौर पर इस मामले को देखा जाए और इसको हल किया जाए। ठीक है मुस्तनसर, आप इस बारे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मामला ये है कि कोई ऐसी एग्जामिनेशन कमेटी बनाई जाए जो यहाँ पर आए और देखे कि जो प्राइस कंट्रोल लिस्ट हैं क्या उनको इंश्योर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आने वाले ख़रीदार शिकायत कर रहे हैं और परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी क्योंकि एक ब्रेक हो गई है, हम ब्रेक के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे, करेंगे आपसे बात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। अब हम बात करने जा रहे हैं अली सदपारा की। अली सदपारा वो जो पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के अज़्म से निकले थे, लेकिन वापस लौटेंगे कि नहीं ये उनको मालूम नहीं था। वो तो नहीं लौटे, लेकिन इतने ज़्यादा चाहने वाले उनके दुनिया में अब मौजूद हैं जो सब उनका नाम ले रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत के सिलसिले में याद करें कि उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत जो है वो किस तरह से अदा की। नेपालियों ने जब अपना परचम लहराया K2 की बुलंदी पर, तो अली सदपारा ने भी चाहा कि क्यों ना यहाँ पाकिस्तान का परचम लहराया जाए, और वो अपने एक ग्रुप के साथ जब इस एक्सपीडिशन के लिए निकले तो फिर वहाँ से वापस ना लौट पाए। लेकिन उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि दुनिया की 14 जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उनमें से 8 को वो सर कर चुके हैं। जी, बहुत ही एक ज़बरदस्त शख्सियत। और जैसे आप एक बात कर रही थी तो थोड़ा सा लगा जैसे एक रंज सा, एक अफसोस दिल में एक मतलब वो होता है। हम सब उनकी याद में बैठे हुए, और ख़ास तौर पर जब हम इस तरह की ख्वाहिशात पढ़ते हैं उनकी कि काश वो अपने गांव में एक स्कूल बना सकें। हालांकि मुनीज़े मैं ये बताऊं कि जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, ये सदपारा का, वो इलाके आगा खान रूरल स्पोर्ट फाउंडेशन के प्रोग्राम के तहत उन्होंने बहुत तरक्की की है। अच्छा। लेकिन ये और बात है कि वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़ाहिर है अभी तक वसाइल वहाँ पहुँच नहीं पाते, डेवलपमेंट नहीं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं पहुँचा। स्कर्दू के अंदर एक गांव है सदपारा, अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहुँचे, डेवलपमेंट हो, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू जनरेट तो बात की बात, जो वहाँ के लोग हैं अगर उन्हें उनकी बुनियादी ज़रूरियात ही मिल जाएँ, जैसे कि अली सदपारा ने भी ये ख्वाहिश रखी कि वो वहाँ के बच्चों के लिए वापस आकर स्कूल बनाएं, तो फिर अगर उनको बुनियादी ज़रूरियात उनकी लोगों की, बासियों की मुहैया की जाएं, तो फिर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। हुंजा की साइड पे अगर देखा जाए ना, ये तो स्कर्दू की साइड से मतलब वो है, हुंजा की साइड पे अगर देखा जाए तो बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें जैसे गुलमित हो गया, गुलकिन हो गया, जहाँ पे मैं खुद रह के आया हूँ। और गुलमित और गुलकिन ये ऐसे गांव थे जिनके बारे में किसी ज़माने में सदर परवेज़ मुशर्रफ जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइडियल तरीन देहात हैं ये। अच्छा। कि वहाँ इस तरह की खूबसूरती थी। अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मालूम समाजी शख्सियत हैं, चेयरमैन हिलाल अहमद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अबरार साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं। अबरार साहब, हम चाहेंगे कि पहले कौमी हीरो अली सदपारा के बारे आप चंद एक ख्यालात का इजहार कर दें। जी, मैं अभी कुछ बातें सुन रहा था, बीच में कॉल आ जाती है तो जरा डिस्टर्ब भी हो जाती है। सदपारा के बारे में मुझे पहले बहुत ज्यादा पता नहीं था। फिर जब ये इसका मिशन शुरू हुआ तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग्स थी, और मैंने बड़ी दुआएं करनी शुरू कर दी। तो मैं चूंकि ट्रैवल करता रहता हूँ, तो जब मुझे पता चला ना कि आप जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछता था, घर भी फोन करता था, तो मैं बेगम से पूछता था कि उसका पता चला? कहती किसका? वो मैंने कहा वो सदपारे का, किधर तक? नहीं, कहती नहीं अभी तक नहीं पता। तो वो हंसती थी उस वक्त। और फिर जब वापस नहीं आ रहे थे तो उस वक्त भी एक अजीब सी एक तबीयत में मतलब वो था, इस तराबी सी कैफियत जिसे कहा जाता है ना, वो था कि कब आएगा, कब आएगा। एक घंटे के बाद मैं पूछा। हालांकि मैंने माउंटेनियरिंग में कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो लेकिन वो नहीं आया बड़ी देर तक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल खराब होता रहा। ये कल की बात है कि जब ये मैं उठा सोकर तो टीवी पर चल रहा था कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने स्कूल बनाना चाहते थे अपने गांव में। तो मैं बड़ा इमोशनल सा मैं हो गया, यार इतना बड़ा आदमी, इतना अजीम आदमी, तो अल्लाह दिल में डालता ना। फिर तो अल्लाह ने दिल में डाला कि बना दो फिर उसके नाम पे ना। तो बनाना तो मैंने है, तो मैंने कहा तो अल्लाह ने बनाना है। तो मैंने बड़े भाई को फोन किया, मेजर इसरारुल हक साहब को। मैंने कहा जी ये इस तरह से है, भाईजान क्या ख्याल है?
उसकी ख्वाहिश थी यार, तो कहते हैं बनाते हैं, अल्लाह बनाएगा। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके ना, बाय गॉड, मैं ब्रूशिक पढ़ रहा था तो मैंने फिर मैसेज कर दिया, मैंने कहा अल्लाह की इज्जत रखना। और वो जैसे मैंने ट्वीट किया तो माशाल्लाह उसका इतना कमाल किस्म का रिस्पॉन्स। असल में हम सब बड़े प्यार करने वाली कौम है, हम हमारे अंदर जो ये अल्लाह ताला ने डाला है ना, ये पूरी कौम के अंदर जज्बा। हम लोग खराबियां भी बड़ी होंगी, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोगों जैसी कौम कोई नहीं है। बाय गॉड ऐसा जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स आया। तो मेरी एक आदत है, सबसे पहले मैं अपने घर वालों से डोनेशन लेता हूँ। तो मैंने जब सहारा भी बनाया था तो मेरी एक बड़ी बहन है, हम कहते होते हैं वो अल्लाह की वली, सारी अल्लाह के वली है, मेरे अलावा मैं एक हूँ जरा गुनाहगार। तो ना वो जो हाथ उठाते तो अल्लाह दुआ कबूल करता। तो मैंने उनका आपी का फोन आ गया, मैंने कहा आपी आपको पता हमेशा डोनेशन देती होती है? कहती है हाँ। तो मैंने कहा वो सतपारा के नाम पे स्कूल बनाया। कहती चंदा मेरा लिख लो। तो मुझे वो चंदा निकनेम मेरा का। तो खैर मैंने उनका भी लिख लिया, बाकी सारे बहन भाइयों से। सो मुझे लगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बन जाएगा, अल्लाह ताला ने करम किया। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा, अब मैं कोशिश करूँ, मेरी कल सीएम साहब से भी बात होगी, सीएम बलूचिस्तान से, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वहाँ के मिनिस्टर है, उनसे भी बात होगी। तो अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन लोकल, आज मेरी वहाँ डिप्टी कमिश्नर से उसके गांव का हम सारा वो लेंगे। फिर मैं उनसे इंटरव्यू करना चाहूंगा, उनके बेटे के साथ बात करना चाहूंगा, आज मेरी उनसे बात होगी इंशाल्लाह। तो मैं पूरी डिटेल्स लूंगा कि वो चाहते क्या थे, किस टाइप का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, माउंटेनरिंग के लिए कॉलेज होना चाहिए या वो फिर दूसरी तालीम के लिए स्कूल होना चाहिए, क्या करना है। तो उसके मुताबिक अल्लाह ने चाहा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम उसका ख्वाब पूरा करेंगे। हमारा हीरो है और मैंने छोटा सा गाना भी इंशाल्लाह उसके ऊपर बना रहा हूँ, और वो बड़ी दिल से दुआएं निकली है उसके लिए पूरे पाक। कल मुझे किसी का गोरे का माउंटेनियर का भी इधर उधर से मैसेजेस, दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं कि अबरार, इफ यू नीड एनी सपोर्ट, इफ यू नीड एनी हेल्प, वी आर विद यू। और हमें बड़ा अभी भी ना जी अबरार, कि अल्लाह करे तुम्हारा बंदा वापस आ जाए। तो अल्लाह करे अल्लाह से दुआ है कि इस काबिल है। जी अबरार, आपका राब्ता मुझे लग रहा है थोड़ा सा, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी अबरार, जी अबरार, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मतलब हमारी दुआएं भी आपके साथ है, और इंशाल्लाह ताला जितनी हम और हमारे दोस्त माली मामनत कर पाएंगे वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, मैं इसमें बताऊं आपको, मुझे एक याद आ रहा है ग्रेग मोर्टेंसन, अगर आपने किताब देखी हो, उनकी किताब है 3 कप्स ऑफ टी, जो उन्होंने स्कद्दू, गांचे और इससे ऊपर जाके स्कूल्स बनाए बहुत सारे, और वो भी यहाँ के लोगों की मोहब्बत से मुतासिर होके वो फंस गए थे कहीं माउंटेनियरिंग में, मरने वाले थे, कि उनको गांव के लोगों ने बचाया और फिर उन्होंने वापस आके उन लोगों के साथ, वो कहते हैं कि वहाँ रिवायत है कि 3 कप अगर जिसके साथ आपने पी लिए उसके साथ आपका एक दिल का रिश्ता बन जाता है। तो अभी इंशाल्लाह ताला आप जाएंगे, आपका भी दिल का रिश्ता बनेगा वहाँ पे लोगों के साथ, और मैं पूरी उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे उसमें। तो दोनों ही में आप कीजिए कि इंशाल्लाह ताला स्कूल भी बने और माउंटेनियरिंग का कॉलेज भी बने। फिर आवाज सारी कट गई है, मैंने बस यही सुना, क्या चाह रहे हैं, स्कूल बने या माउंटेनियरिंग स्कूल बने, जो भी होगा इंशाल्लाह अज़ीज़ हम बनाएंगे। जो भी उसकी ख्वाहिश थी अल्लाह ने बनाना है, हम कोशिश करेंगे, सारा पाकिस्तान मिलकर कोशिश करेगा, इंशाल्लाह बन जाए। ठीक है हरमीत, आपका कोई सवाल? जी आपके अब हमारे साथ मेरी आवाज़ थोड़ी सी नहीं जा रही थी। इब्रार साहब, मैं अगर यकीनन आपके लिए दिल में बहुत एहतराम है जिस तरह आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, जिससे कई ट्रस्ट आपने खोले, लेकिन ये कोई सियासी सवाल नहीं कर रहा हूँ। अगर हम देखें सतपारा के हवाले से जो आपने ऐलान किया, यकीनन बड़ी खुशी हुई, सोशल मीडिया पे भी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब्दुल खालिक आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा हीरो था, जो मैं एक जर्नलिस्ट होकर मुझे भी नहीं पता था। 1954 में उसके बारे में द फ्लाइंग बर्ड्स, नेहरू जी ने उसको खिताब दिया था, और मैं भाग मिल्खा भाग एक मूवी से पता चला था उसके बारे में। अगर मैं देखूं तो वो पैनाडोल की टैबलेट्स के लिए वो उनकी जो ज़िंदगी थी वो तरसते रहे। मोहम्मद यूनुस की मैं बात करूँ, तलाकंग से उनका ताल्लुक था, बहुत बड़े एथलीट थे। लेकिन ऐसे हीरोज़ जितने भी हमारे मुल्क में हैं, कभी इनको हुकूमती सतह पर हमने न सपोर्ट किया, न इनको हमने अपने जो हमारी किताबें हैं या हमारे जो स्कूल के जो नसाब है उसमें उनको बहुत कम हमने शामिल किया। क्या कहेंगे इस पर आप इब्रार साहब? अच्छा, मैं ना आपकी बात नहीं सुन सका,
अच्छा इब्राहिम हक साहब, मैं मेरी रिपीट आवाज़ कर आ रही है देती आपको? हूँ। जी, बिल्कुल आ रही है हरमीत ये आपकी कहना आवाज़। चाह रहे थे कि जो Quickly हमारे एक सवाल हीरोज करने के हैं, बीच में हमारे आवाज़ लीडर्स बहुत हैं, break आ रही है, बहुत ज़्यादा हरमीत break आ ये कह रहा है कि जो हमारे हीरोज हैं और जो उनको रिकग्निशन मिलती है, ऐसा क्यों होता है कि उनके मरने के बाद वो मिलती है, उनको उनकी ज़िंदगी में ही क्यों नहीं रिकग्नाइज कर लिया जाता? बात तो आपकी सही है, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? बाय गॉड सही बात है। शायद हम बिजी होते हैं अपने इतने कामों में, हम इतने, आई डोंट नो, मैं क्या करूं? मैं खुद यही कहता हूं हमेशा, बिल्कुल। यार ये तो बड़ा अजीम आदमी, कमाल कर गया, हमें तो ध्यान ही नहीं उस वक्त पड़ा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जो आपके जिंदा हीरोज हैं ना, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन जिंदा हीरोज हैं हमारे, और फिर उनको सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि और फिर हीरोज पैदा करने हैं। बिल्कुल। यानी लीडरशिप का असल काम पता क्या है? फॉलोअर्स नहीं पैदा करती, वो लीडर्स और हीरोज पैदा करती है लीडरशिप। तो अभी एक मिसाल मैं ये वजीर आजम की जरूर दूंगा कि उन्होंने अपने काम के जरिए, फिलैंथ्रोपी के जरिए हीरोज पैदा किए हैं, और मैं भी उनमें से एक छोटा सा हीरो हूं। मैं भी इंस्पायर होता था, इमरान खान ने अपनी अम्मी के नाम पे अस्पताल बनाया, तो मेरी अम्मी के नाम पे नहीं बन सकता, वो तो बड़ी नेक थी, तो अल्लाह ने बना दिया ना। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ और लोग, मैंने यूथ पार्लियामेंट जो बनाई थी उसका मकसद ये था कि हीरोज पैदा करे। आज उसमें से दर्जनों एनजीओज निकली हुई हैं, कोई यूनिसेफ के साथ काम कर रही है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन और बेशुमार इंटरनेशनल लोगों के साथ काम कर रही हैं। तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें नौजवानों के टैलेंट को सामने आना चाहिए, और उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी जरूर आनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि हम ऐसा सोचने लग जाए। मैं आपके साथ एग्री नेक करता हूं, अमल अगर कोई भी करना चाहे तो उसमें हमारी कौम मिलकर सपोर्ट करती है। लेकिन अभी आपने एक ऐसी बात कर दी है कि जो हमारे नाजरीन है, जो पब्लिक है, जो घर पर बैठकर देख रही है, आपकी कही हुई बात पकड़ ली गई है। आपने कह दिया है कि आप एक गाना तैयार कर रहे हैं जिसे आप अली सदपारा को एज ए ट्रिब्यूट पेश करेंगे। अगर आपने उसमें कुछ लिख लिया है तो हमसे शेयर अगर कर लें आप तो। अच्छा, वो मैं करूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। अभी बन रहा है, अब बन रहा है तो मैं जरूर करूंगा। अच्छा, जल्द। बस अब दुआ करें कि पब्लिक को हम थोड़ी देर के लिए रोक लें। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम, बहुत सारी कॉल्स बीच में आ रही हैं, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ, प्रॉपर्ली बात नहीं हो पा रही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया था, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल रऊफ साहब, कॉल बीच में आ रही हैं। हाँ। और आवाज़ का भी कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हम क्यों ना देखें कि सदपारा ने अपने मूवमेंट्स को पहाड़ों में किस तरह से एंजॉय किया। पहले हम देखते हैं कि सदपारा ने आखिरी उसका एक तरह का डांस, मतलब उसको कह लें कि जिस वक्त वो था, तो वो सदपारा का वो उसकी याद में हम दोबारा उसको देख लेते हैं। बिल्कुल उसकी याद में दिखाइए जरा जी। दुनिया आजा मेरे वास्ते, छोड़ दुनिया आजा मेरे वास्ते, हमको घायल कर गया तेरा सितम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ। बिल्कुल अली सदपारा किस तरह से पहाड़ों में मौजूद इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और अपने लोगों के साथ वहाँ पर रंग जमा रहे हैं, वो तो हमने देख ही लिया रऊफ साहब। हाँ, मैं यहाँ पे चल के एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ मौजूद होंगी और उसमें हम बात करेंगे कि म्यूज़िक के लिए क्या किया गया है PNCA की जानिब से। तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक और तमाम वो लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मामला यूं था माजी में कि कोविड की वजह से सारा सिस्टम रुका हुआ था, लेकिन अब कल्चरल प्रमोशंस के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इसी के लिए जो अभी मैं बात करने जा रही हूँ उसके कुछ बैकग्राउंड में जाया जाए अगर, तो 1973 में पार्लियामानी एक्ट में तरमीम करके PNCA को जो है वो बनाया गया था। PNCA इज़ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स,
अपने कल्चर की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में बहुत काम किया है। इसी सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया है डीजी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? डॉक्टर फौजिया से शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता मुमकिन हो जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात ये करूं कि हमेशा आप ये देखिएगा कि जितने भी मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं जहाँ पे साइंस की तरक्की होती है वहीं पे आर्ट्स की भी तरक्की होती है। बिल्कुल। तरक्की हमेशा जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है कि आप साइंस में भी होंगे, अदब में भी होंगे, मौसीकी में भी होंगे, फ़नून लतीफ़ा में भी होंगे, खत्ताती में भी होंगे, सब चीज़ों में आप एक ही वक्त तरक्की करेंगे। और हरमीत ज़वाल भी इसी तरह से होता है कि जो वो कौमें जो अपना कल्चर छोड़ देती हैं, अपनी हिस्ट्री भुला देती हैं। हरमीत को अगर देखें बिलखुसूस, रऊफ साहब ही इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन हिज कल्चर। आपके कल्चर में क्या क्या है हरमीत? वैसे तो पंजाबी कल्चर है, नॉर्मल ये हम सब कहे कि कल्चर है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सेव कर दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ हमारे लोग भूल गए, अपनी पंजाबी जुबान भी भूल गए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ कुछ कनाडा से मैं एक फिल्म कर रहा था, तो अचानक लाहौर की गलियों में गुजरते हुए ना, अच्छा, सरदार साहब रशपाल सिंह सिद्धू उनका नाम था, तो एक बच्चा, एक लड़का और एक कपल्स थे, दो आए हमारे पास और उर्दू में बात करने लगे। तो रशपाल सिंह उनको कहने लगे कि तेनू शर्म नहीं आती सोनिया, इन्ना सोना तेरा चेहरा, तू पंजाबी क्यों नहीं बोलता? अच्छा। बिलीव मी के जो कनाडा में आप जाएंगे तो उसी पंजाबियत जो है उसको उधर बचाया हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखो पश्तो, सिंधी, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं। हाँ। फौजिया की मैं अगर बात करूँ, डॉक्टर फौजिया साहब के साथ मैंने काफ़ी काम किया। जब मैं रिपोर्टिंग करता था, ATV की बात है, तो इन्होंने 2015 में लोक विरसा को इन्होंने ज्वाइन किया। यकीन माने इस खातून ने न रात देखी न दिन देखा, इसने इतना कमाल का काम किया है मुख्तलिफ कल्चर को प्रमोट करना, चाहे वो कश्मीरी कल्चर हो, चाहे हमारे पश्तो KPK का, दिन रात। और हर इवेंट को जिस तरह ये ऑर्गेनाइज करती थी। अच्छा। अब इन्होंने, मुझे अभी पता चला परसों के साथ जब मेरी मुलाकात हुई, तो PNCA को इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जब मुझे मिले तो उन्होंने काफ़ी सारी तारीफें की। यही लोग मैं समझता हूँ रूफ साहब के यही लोग होते हैं जो कल्चर को, अगर हम मिलके इस कल्चर को बचाएं, यकीनन जो लोग अपनी जुबान, अपनी कल्चर को बचाते हैं तो दुनिया की तारीख उन्हें याद रखती है। आज हमारा अगर हम देखें तो डॉक्टर फौजिया साहिब जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ख़ासकर हमें बेशुमार ज़ुबानें हैं, पाकिस्तान में बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब मैं तो तकरीबन पाकिस्तान गया हूँ, घूमा हूँ, कई इलाके मैंने देखे, तो एक छोटी छोटी चीज़ों में जो मज़ा है वो कमाल का है मुनीज़े। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक नया, क्योंकि कोविड में बहुत ही बोरिंग सा माहौल बन गया था, डॉक्टर साहब आ गई हैं हमारे साथ, दोबारा लग रही है। डॉक्टर ऑन बोर्ड लेते हैं। डॉक्टर फौजिया, क्योंकि अब आप वापस आ गई हैं तो अब चले हम आपसे कर लेते हैं बात। PNCA आजकल क्या कर रहा है कल्चरल प्रमोशंस के लिए? हम लोग तो कोविड के दिनों में भी ऑनलाइन तेज स्पीड से चलते रहे। अच्छा। हम ये करते थे कि हमने एक्टिविटीज बंद नहीं की थी, लेकिन हमने ऑनलाइन बहुत कुछ किया, छोटे छोटे फिल्मों के कॉम्पिटिशन किए, होम बाउंड की थीम के ऊपर, ताकि लोग अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो जारी रखें। बल्कि उसमें हमें फायदा ये हुआ कि बहुत सारी इंटरनेशनल ऑडियंस भी आ गई, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि ऑनलाइन करो और शाम को लेटर आवर्स में प्रोग्राम करो तो बहुत सारे बाहर से लोग भी ज्वाइन करते हैं। तो वी वेंट ऑन लाइक दैट। अब ये है कि अब हमने पोस्ट कोविड स्ट्रेटजी किक इन कर ली है। हम एहतियात बहुत करेंगे, लेकिन ये ट्रांजिशन का फेज है जो मुझे उम्मीद है कि 2021 जो है वो हमारा ट्रांजिशन से और फिर वापस थोड़ा न्यू नॉर्मल, अभी एक और न्यू नॉर्मल आएगा। तो उसमें यूथ एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। हमने टैलेंट हंट का एक पूरा फेसबुक का ग्रुप किया हुआ है, उसमें चल रहे हैं चीजें। लोग अपने अपने गाने गा के पोस्ट करते हैं हर फील्ड में, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, फिल्म, तीनों एरियाज में हम लोग काफी चीज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर फौजिया, ये बताइए कि आपके यहाँ जब भी आप रहीं, चाहे आप इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन में रहीं, यहाँ पे रहीं, आपके यहाँ मौसीकी को बड़ा होता है और ख़ास तौर पे ऐसी मौसीकी को जो रीजनल होती है, बल्कि छोटे इलाकों तक की होती है, चाहे उसका ताल्लुक चोलिस्तान से हो, उसका ताल्लुक हज़ारा से हो, उसका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश होती है। तो उसमें कितनी कामयाबी है और उसकी फ़ायदे कितने हुए हैं, मतलब आपकी इस कोशिश के?
मैं समझती हूँ जिस तरह से मौसीकी लोगों के दिलों तक पहुँचती है और कोई चीज नहीं पहुँचती, और जिस तरह से लोक मौसीकी पहुँचती है या लोक साज पहुँचते हैं, वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता कि वो लोगों के दिलों को किस तरह कुंडियां ताले खोलते हैं उसके। सो आई एम अ ट्रू बिलीवर इन द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कल्चर एंड आई रियली टेक प्राइड इन दी कह लो कि जो कदामत है हमारे, सदियों पुराना है वो जो कल्चर उसकी और जो डाइवर्सिटी है उसकी। तो अभी भी ये काम जारी है। अभी 2 मार्च को हम बलूचिस्तान का पूरा दिन मना रहे हैं क्योंकि वो कल्चरल डेज हर सूबे ने अपना अपना निकाला हुआ है, तो उसमें हम हर जुबान कोशिश करेंगे कि आए। इसी तरह हमारे जो टैलेंट हंट का मैंने बताया, वो भी हर तरफ से हमें पोस्ट आ रहे हैं नए गाने वाले। आप यकीन करें हफ्ते में 100 के करीब एमेच्योर सिंगर जो हैं यंग, वो पोस्ट करते हैं और वीकली हम उनको कैश अवार्ड देते हैं, वीकली हम उसको करते हैं। अभी फिर एक हमने और नया बनाया है, ये जो मार्केट्स में हमने अपने साजिंदों को बिठाया है, ये एक तरह की तहरीक है हमारी, टेकिंग द म्यूजिक टू पब्लिक। और इसमें देखिए ना, लाइवलीहुड भी दोबारा से रिवाइव करनी है। हमारे आर्टिस्टों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, तो उस सिलसिले में हम ऐसी स्कीम्स निकाल रहे हैं जिसमें वो एंगेज भी हो जाएं, जिसमें उनकी प्रमोशन भी हो। मैं बहुत इनकरेज कर रही हूँ लोगों को कि वो आए, उनके फोन नंबर्स लें, उनसे कांटेक्ट करें, मीडिया के लोग उनके ऊपर छोटे छोटे प्रोफाइल्स बनाएं, इनको हम एक्सपोजर दें, इनकी लाइवलीहुड भी आए और लोगों में वापस प्यार आए, लोगों में यह एहसास आए कि उन्होंने ही अपनी सकाफत को बचाना है। इदारे नहीं बचाते हैं सकाफत को, सोसाइटीज ही बचाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, सकाफत की बात आपने की डॉक्टर साहबा, इससे पहले भी मैं आपके बारे में जिक्र कर रहा था क्योंकि मैं आपसे हमेशा उधर ही मुलाकात होती थी जब आप लोक विरसा में थी। सकाफत यकीनन बहुत ही खूबसूरती है हमारे मुल्क में, लेकिन अगर हम अपने कल्चर को बचाएं, अपनी सकाफत को बचाएं, तो सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे बनती है? मैं समझती हूँ कि इदारे, हमारे जैसे इदारे जो है ना, PNCA हो गया, लोक विरसा हो गया, आर्ट काउंसिल्स है पूरे पाकिस्तान में जो काम करें, हमारे जैसे इदारे फैसिलिटेट कर सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग बचा नहीं सकते, बचाती अवाम है। क्योंकि देखिए, उनको जब तक हम अपने इदारे में किसी कवाल पार्टी को कितनी बार बुला लेंगे, ऐसा है कि वो आप उनकी रोजी नहीं लगा सकते। इदारे उनको प्रमोट करा सकते हैं, इदारे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप जब तक अपनी शादियों में नहीं बुलाएंगे इन लोगों को, जब तक अपनी सेलिब्रेशंस में नहीं बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग टेप म्यूजिक सुनो और कहो कि नहीं जी सरंगी मर क्यों रही है, ये इदारे क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक, जब करोड़ों का खर्चा करते हैं लोग शादियों में, सिर्फ फ्रेश कट फ्लावर्स पे कितना खर्चा करते हैं, एक बाहर जाके खाना खाने पे आम फहम कितना करते हैं। तो अपनी सकाफत को खुद ही हमने सरवाइव कराना है। लाइवलीहुड के बगैर ये सकाफत के लोग जो है ना, अपने बच्चों को दुबई भेजेंगे या कोई और जॉब कराएंगे, अपने बच्चों को ये काम नहीं सिखाएंगे। तो जो सोसाइटीज मान नहीं करती अपनी हेरिटेज पे, उनकी भी सकाफत का ये हाल हो जाता है। तो मैं समझती हूँ इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे है, सोसाइटीज पे है, जो आगे प्यार डालते हैं बच्चों में भी, एक प्राइड डालते हैं कि भाई सिर्फ जूता मारना ही जरूरी नहीं होता अपने ऊपर, जिसमें पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, अपने आप को गाली दे के बड़े खुश होते हैं, या जिन लोगों को दुनिया सराहती है, जिन आर्टिस्ट को दुनिया सराहती है, ये अपने आर्टिस्टों के कपड़े डालने लग जाते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत जो है ना, इज्जत जो है अपनी सकाफत की, ये पेरेंट्स सिखाते हैं, ये इदारे सिखाते हैं, लेकिन इवेंचुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द सोसाइटी। जी, आपने पूछा कुछ कि मैं बात करूं? रऊफ साहब आप करें ना, आप जरूर पूछें। फौजिया, इसी तरह से आपने फिल्म की भी बात की है, तो फिल्म के लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? फिल्म के लिए तो बहुत कुछ ही हमने पिछले एक साल में किया है। एक तो ये कि हम पाकिस्तान फिल्म इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हमारे मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने भी ओके किया है। एक हम पूरा प्लान है, अभी आगे ये इवॉल्व हो रहा है, पूरा एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा, मगर एट द सेम टाइम हमने उसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक तो एकेडमी होगी, जिसका ऑलरेडी हम ऑनलाइन एक कोर्स कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल फैकल्टी है। अच्छा। अभी उसका एक सेमेस्टर खत्म हुआ है, दूसरा सेमेस्टर भी शुरू हो रहा है, और अगस्त में इंशाल्लाह इसका हम सेकंड कोर्स शुरू करेंगे।
तो वो भी आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि इट इज एन एक्सीलेंट 1 ईयर कोर्स ऑन फिल्म प्रोडक्शन। फिर हम आर्काइव पहली दफा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में कोई नेशनल लेवल पे आर्काइव नहीं है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है, जो आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं करना चाह रही हूँ, फ्रॉम कलेक्टर्स, कि वो हमें डोनेट करें, अच्छे प्रिंट्स जो हैं उनको डोनेट करें हमें, ताकि हम अपनी शुरू करें जो भी है कह लो ना, रिसोर्सेज ना भी हो, लेकिन वी वांट टू स्टार्ट दैट। फिर हम नेशनल अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स 2002 में आखिरी हुए थे, और उसके बाद NAFDAC जो है वो डिसॉल्व हो गया था। कि NAFDAC का मैंडेट क्योंकि PNCA ने इनहेरिट किया, तो अब हम इंशाल्लाह, हमारी तैयारी है कि सितंबर के एंड में हम कोई 12-15 साल के बाद दोबारा से नेशनल फिल्म अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करेंगे। सही। तो देखिए, इस किस्म के फिर शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशंस भी हमारे होते रहते हैं, उसमें भी लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते हैं। सो वी रियली वांट टू डेवलप जो भी हमसे हो पाए, फिल्म की क्वालिटी, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, ये सब एस्पेक्ट जो है हम इसको बहुत इंटेलिजेंटली डेवलप करना है। अच्छा डॉक्टर फौजिया, हमने देखा कि लाहौर को शहर अदब का टाइटल भी दे दिया गया, और अदब से जो मुतल्लिका चीज़ें हैं उनको रिवाइव करने के लिए अब एक तहरीक चलाई जाएगी, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ इस तरह की इनिशिएट की जाएं जिनसे कि लाहौर के पास ये टाइटल हमेशा के लिए रहे, शहर अदब का टाइटल रहे। अगर बात करें पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ की प्रमोशन भी करता है, उन्हें रिवाइव भी करता है, आप क्या समझती हैं कि ऐसे कौन कौन से कल्चर्स हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि म्यूज़िक और फिल्म का जिक्र तो आपने कर लिया है, इसके अलावा विजुअल आर्ट्स है जो बहुत बड़ा हमारा एक मैंडेट है। हमारे पास यहाँ खुद 12 एक्टिव गैलरीज हैं, और हम बाकी की जो विजुअल आर्ट्स की एक्टिविटीज हैं उनको हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा मैंडेट इस्लामाबाद नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। अभी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ आवर मिनिस्टर कि हम सूबों में, बहुत से सूबों में, अभी हमारा सिर्फ लाहौर में और कराची में ऑफिस है, वो भी छोटा है, तो हम गिलगित में, बलूचिस्तान में और जामशोरों में अभी रिसेंट अगले महीनों में ही हम वहाँ ऑफिसेज खोलने वाले हैं। तो विजुअल आर्ट्स विल बी अनदर एरिया जिसमें हम नए एग्जीबिशंस, और अब मल्टीमीडिया इतना काम हो रहा है कि हम वो भी लेकर आना चाहेंगे। मैं समझती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि ये सारे आर्ट्स एक तरह से जुड़े हुए होते हैं, क्रिएटिव आर्ट्स चाहे वो परफॉर्मिंग, मैं समझती हूँ कि जो स्पेसेस क्रिएट करना है ना, वो इसकी एक रूट है इस सारे आर्ट्स को प्रमोट करने की। हमारे यहाँ स्पेसेस बहुत तंग हो जाती हैं। अब डांस, आपने पाकिस्तानी डांस देखना, आपका कोई मेहमान आए बाहर से, तो कोई जगह नहीं है जहां आप उसको ले जा सकेंगे कि भाई यहाँ पर वीकेंड्स पे होता है परफॉर्मेंस, या ये 2-4 बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आप चाहे लाहौर हो या कराची में हो, तो आप शाज़ और नादिर को मौके होंगे जहां पर ये चीज आ जाएगी। टेलीविजन से तो ऐसे ही उड़ गई है, विजुअल आर्ट्स पे भी आप देखो हार्डली प्रोग्राम होते हैं। तो ये स्पेस क्रिएट करना, चाहे वो डिजिटल स्पेसेस हो, चाहे वो फिजिकल स्पेसेस हो, ये स्पेस रिक्लेम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने मार्केट्स का शुरू किया है। ये मार्केट्स उठने बैठने की जगह है, गपशप करने की जगह है, हमारे रिश्तों को मजबूत करती हैं। यहाँ लोग खाना खाते हैं, सोशल एक्टिविटी होती है, यहीं पर हम म्यूजिक को क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि म्यूजिक का ये रोल रहा हमेशा, औताक हो चाहे जो भी हमारा ट्रेडिशनली रबाब बजे, वायलिन बजे, फ्लूट बजे, ये सब इसका हिस्सा है। तो हम इनको वापस लाते हैं। ये एक तरह की रिक्लेमिंग ऑफ आवर पब्लिक स्पेस है जहाँ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जारी रहना चाहिए। तो अगर बच्चों को या नई जनरेशन को जगह ही नहीं मिलेगी कि वो उन्होंने को पेंटिंग बना के क्या करें उसके साथ, तो फिर इसका गला घुटना शुरू हो जाता है। थैंक यू फौजिया, चाहे फिल्म हो। जी जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप हमारे बहुत सी बातें की उन्होंने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। मैं सिर्फ एक सवाल उनसे कभी फिर बात करेंगे तो पूछेंगे, और वो ये है कि लाहौर का आपने जैसे कहा कि लाहौर कल्चरल हब है, तो फिर एकेडमी को भी लाहौर में होना चाहिए था, क्योंकि लाहौर फिल्म का भी हब रहा है यहाँ पे। लेकिन एक कोर्स की जिनकी डॉक्टर फौजिया ने बात की, दैट इज़ ऑनलाइन। जहाँ तक मैं समझती हूँ, स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स या आर्ट्स और कल्चर से मुतल्लिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे टीचिंग ऑनलाइन नहीं बल्कि फिजिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि ये तजर्बे से आएगा ना। ऑनलाइन बैठ के बच्चे कैसे सीखेंगे कि कैमरा मेरे ख्याल में ऑनलाइन की बात कोविड की वजह से हुई।
मेरे ख्याल में मुनीज़ है ऑनलाइन, क्योंकि जारी बात है कई सारी चीज़ें जो थी वो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस, जिस तरह आप भी लेक्चरर हैं, आप भी प्रोफेसर हैं, तो उधर जिस तरह आप इसी तरह ऑनलाइन इनकी भी हो रहे थे मामलात, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इन्होंने मुझे भी ऑफ़र की है कि यार आप भी आएँ, आप जैसे कई लोग ऐसे हैं कि आप सीखेंगे, यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म आप सबको दे रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रऊफ साहब ने जिस तरह बात की कि लाहौर एक हब है, बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई शक नहीं। कई आर्टिस्ट जो हैं, कई लोग जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो ज़्यादातर लाहौर का रुख करते थे। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पे काफ़ी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि प्रोजेक्शन वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने मुल्क के कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। क्या ख्याल है रूफ साहब? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और मैं जैसे कह रहा था कि देखो ना, इस वक्त बड़े बड़े राइटर आपके, इस वक्त भी ज़्यादातर राइटर लाहौर में बैठे हुए हैं। हाँ। और अदब का और फिल्म का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर आप अदब के साए से महरूम कर देंगे फिल्म को, तो फिल्म का वही हाल होगा जो हमारी फिल्म का हुआ, बेड़ा गर्क हो जाएगा। रऊफ साहब, मैं चाहती हूँ कि हरमीत पंजाबी में ब्रेक ले। जी, पंजाबी में ब्रेक ले लो, खत्म कर दो बल्कि आज। माफ कर दे यार मुनीज़े की तेनू पता है पठान। हरमीत आप कल्चर की बात करें। चलो ठीक है, हम ले लेते हैं। सो पब्लिक डोंट गो एनीवेयर। मैं मुख्तलिफ कल्चर को प्रमोट करूं। देखिए पश्तो, पंजाबी, हिंदको, पता नहीं क्या क्या। हरमीत से हम पंजाबी में ब्रेक में हैं, तो आप हमारे साथ रहिए, कुछ देर में हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक पब्लिक। ब्रेक पर जाने से पहले हरमीत से हो रही थी बात। हरमीत, आपने hamaरे पंजाबी बहन भाइयों को नाराज कर दिया। आपने पंजाबी में क्यों नहीं ली? अच्छा हरमीत, थोड़ी सी हो जाए पंजाबी में बातचीत। हाँ जी, करो गल सर, मैं पंजाबी थोड़ी बहुत सीखी है। अच्छा तो ए दसो, इस्त्री लब्भी कि नहीं? हाँ जी, नहीं मैं कोशिश कर रहा सर। अच्छा। इसलिए मैं कपड़े प्रेस करने वास्ते भी गया सी, पर वो भी नहीं मिली मैंने। अच्छा, दो में नहीं मिली। वैसे पंजाबी सर, पंजाबी मैं लिख सकता, पंजाबी जी गुरमुखी है ना, मैं लिख भी सकता लेकिन बोल नहीं सकता, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, स्त्री का मतलब पता ना? वैसे लाहौर रह के भी मैंने कोशिश की थी कि मुनीज़े मैंने सिखा पंजाबी, पर मुनीज़े दी पंजाबी भी वस किस्म दिया। अच्छा, स्त्री का मतलब तो पता है ना? हाँ, स्त्री तब स्त्री होती है। क्या मतलब होता है? समझ गया स्त्री आम जिस तरह हिंदी फिल्मों में स्त्री की गल होती ना, वही पुरुष स्त्री। हाँ बिल्कुल। हमारे वो लोग जो पंजाबी नहीं जानते उनके बारे में है कि पंजाबी में स्त्री बीवी को कहते हैं। हाँ। अच्छा रूफ साहब, हरमीत ने कर दी है। अच्छा रूफ साहब, ये बताइएगा, फिल्म की बात चल रही है। हाँ, मैं यही कह रही थी, हरमीत ने फिल्म्स की बात कर दी है, तो हमने आज एक ट्रेलर दिखाना है जस्टिस लीग का। पहले वो ट्रेलर देखते हैं मूवीज पर बात। तो जनाब, ये था जस्टिस लीग का ट्रेलर, और बहुत सी मूवीज जो 2021 में रिलीज होने जा रही हैं, उनमें से एक जस्टिस लीग भी होगी। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आमतौर पे तो फिल्म में एक सुपरमैन होता है। बिल्कुल। इसमें 6 सुपरमैन है, सुपरमैन और सुपर वुमेन भी। हर बच्चा अपना अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज कर सकता है। हाँ, आप लोग तो मतलब ख्याल है कि जो इस वक्त टीवी देखने वाले हैं, बच्चे हों बड़े हों, सबको बहुत पसंद आएगी फिल्म ये। इससे कि इतने सारे हीरोज इकट्ठे हो गए हैं, और फिर जाहिर है जब इतने सारे हीरोज होंगे तो विलन भी उतना ही बड़ा होगा। बिल्कुल। जब विलन इतना बड़ा होगा तो फिर लड़ाई किस पाए की होगी। वैसे बहुत सी ताकतें मिलकर एक एलाई बन जाती हैं किसी एक के अगेंस्ट। कुछ समझ रहे हैं ना? इसी तरह से बड़े एक दुश्मन, एक बड़े विलन की मौजूदगी में जाहिर है इनको इकट्ठा होना पड़ता है। इसीलिए मुनीज़े ने आहिस्ता इशारा दे दिया पाकिस्तानी सियासत की तरफ। वैसे सही बात की है आपने, मुख्तलिफ एलायंस बन जाती हैं और किसी को शिकस्त देने के लिए। और फिल्म के वैसा जो ट्रेलर है बड़ा अच्छा है। हाँ। और जिस तरह हर एक बंदा सुपर, वैसे तो जाहिर बात है कि हर एक बंदे को शौक भी होता है कि मैं भी सुपरमैन बन जाऊं, लेकिन इसमें हर एक कैरेक्टर आएगा तो बड़ा मजा आएगा इसे, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं फिल्म जल्दी रिलीज होगी, उसको देखेंगे। अभी हमें ब्रेक लेनी है, बल्कि जाना ही है ब्रेक, लंबी ब्रेक लेने के लिए। खुदा हाफिज कहना है। हाँ। चलो फिर हरमीत, आपने ब्रेक तो नहीं लिया, हाफिज ही करके दे दो। नहीं, मैं बस लास्ट में कहूंगा रब रखा जी। चलो जी, फिर रब रखा। तो आज पब्लिक, हम कल दोबारा हाजिर होंगे और करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात। अभी हम सबकी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।